अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तहरीके खिलाफत और आज हम पढ़ेंगे 1935 इंडियन एक्ट 1935। ये एक्ट इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको हमने पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में अधूरी आइन के तौर पे कुछ चेंजेस करने के बाद इस्तेमाल किया था, जब तक हमने अपना नया आइन नहीं बना लिया। इसके अलावा इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताऊंगी, फिर हम आगे इसकी खसूसियात या इसके फीचर्स या फदोखाल पढ़ेंगे। इसके अगर पस मंज़र की बात की जाए, इसके बैकग्राउंड की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1919 में मॉन्टेग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स आई थी बरसगीर के अंदर, और जो पिछली से रिफॉर्म्स थी वो मंटोमॉर्ले रिफॉर्म्स, उनसे कुछ थोड़ी बहुत तरमीम करके ये वाली इस्लाहात नाफिज कर दी गई बरसगीर के अंदर। लेकिन मुसलमान यानी मुस्लिम लीग की क़यादत और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस दोनों ही इस बात पर एटलीस्ट मुतफिक थे कि हमें बरसगीर के जो लिए खुद आइन साजी या दस्तूर साजी करनी चाहिए। तो फिर इसके अलावा एक और बात की थी कि आने वाले 10 सालों में एक जो है वो यहाँ पर दस्तूर साजी का काम शुरू किया जाएगा और नया आइन यहाँ पे बरसगीर में हमारे लिए लेके आया जाएगा। इन लोगों ने उसके लिए कोशिश भी की। हमने देखा कि साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर साइमन की क़यादत में एक टीम यहाँ पे भेजी, जिन्होंने कोशिश की यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोगों से उनकी क़यादत से मिलने की और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस दोनों की क़यादत से मिल के आइन साजी के ऊपर मिल बैठ के मुतफिका कोई फैसला लेने की कोशिश की। लेकिन साइमन कमीशन जो थे वो नाकाम रहे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और जाके वहाँ पे सबमिट कर दी और वो वाला मामला जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दिल्ली प्रपोजल, वो भी 1927 में हमने देखा कि इन दोनों पार्टीज़ ने बैठ के डिस्कशन की और आइन साजी के लिए कोशिश करते रहे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, जो कि एक बहुत ही मेजर किस्म की एक डेवलपमेंट की आइन साजी की तरफ। लेकिन फिर वही बात थी कि वो हमारे जुदागाना इंसाफ के हक़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके जवाब में कायदे आज़म ने अपने मशहूर तरीन 14 निकात जो हैं वो लिखे 1929, जिनके अंदर कायदे आज़म ने कहा जी कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत होना चाहिए, सूबों के पास खुद मुख्तारी होनी चाहिए, सिंध को मुंबई से अलग करके एक अलग सूबा बना दें आप। इसके अलावा आप जुदागाना इंसाफ का हमारा हक हमें दें। ठीक है, तो इसके बाद गोरा सरकार को ये नज़र आ रहा था जी कि दोनों पार्टीज़, अगर उधर से नेहरू रिपोर्ट आई है तो इधर से हमें प्रोटेस्ट और एहतजाज देखने को मिले, अगर इधर से 14 निकात आए तो उधर से शदीद किस्म का प्रोटेस्ट और मज़क्का के इस बातें अखबारों में और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें नज़र आएँ। उन्होंने इस सब को डिस्कस करने के लिए टेबल के ऊपर गोलमेज कॉन्फ्रेंसिस का इनाकाद किया लंदन के अंदर। 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसके अंदर गांधी वगैरह ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो जेलों में थे उस वक्त सॉल्ट मार्च करने की वजह से। इलामा इकबाल ने भी पार्टिसिपेट किया, कायदे आज़म ने भी पार्टिसिपेट किया। दूसरी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पे जो इरबन था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट का एक वो था बंदा या वॉइसराय, उसने इरबन ने गांधी के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया। गांधी इरबन पैक्ट को कहते हैं, और इनके लोगों को जेलों से रिहा कर दिया समेत गांधी। और इन लोगों ने फिर फैसला किया कि हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पर भी बहसों मुबाहसे जारी रहे, लेकिन वो किसी किस्म का कोई मुतफिका फैसला ना हो सका। फिर 1933 में आखिरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और उसका भी कोई खातिर ख्वाह हमें नतीजा ना निकलता हुआ नज़र आया, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि कायदे आज़म थे वो कुछ उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और वो लंदन में ही रह गए। बाद में मुस्लिम लीग की क़यादत ने उनको बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया और वापस सब कॉन्टिनेंट बुलाया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ही इस सब से तंग आकर एक आइन है, एक एक्ट कह ले, आइन कह ले, दस्तूर कह ले, 1935 में लेके आए। और ये बहुत ही अब तक आने वाले सारे एक्ट या सारी इस्लाहात, सारे आइनों में से बहुत जामे था, कॉम्प्रिहेंसिव था, डिटेल था, एक बड़ा एक्ट था। इंडियन एक्ट 1935 उसका नाम था। अब हम पढ़ लेते हैं उसकी कुछ खसूसियात या फीचर्स पहले। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी
इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है जी, एक्ट ने बरसगीर के लिए वफाकी निज़ाम दिया जिसकी कि कायदे आज़म भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन कायदे आज़म जो था वो कह रहे थे कि वफाकी निज़ाम के साथ सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। आपको पता है उसके पीछे क्या रीज़न थी? कॉमन सेंस है कि जहाँ जहाँ मुसलमान इन सूबों में बैठे हैं उनको एटलीस्ट अपनी हिस्से की ऑटोनॉमी मिल सके, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो अपनी पॉलिसी मेकिंग खुद करें और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद देखें, क्योंकि जब सुबह खुद मुख्तार होगा तो फिर वो खुद ही कर लेंगे। खैर वो देखिए अभी तक भी पाकिस्तान के अंदर किस लेवल की खुद मुख्तारी है और 18वीं तरमीम से पहले तक क्या हालात थे। हालांकि कायदे आज़म कब से 1929 से एक ही चीज़ जो है उनकी माइंड में थी कि वफाकी तर्ज हुकूमत और सूबाई खुद मुख्तारी। और आप देखिए कि हमने 73 के आइन में भी जाके कब ये 18वीं तरमीम में 2010 में जाके पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी हमने देखा कि सूबों को खुद मुख्तारी मिली और मुश्तरका जो एक लिस्ट थी कॉन्फ्रेंस लिस्ट उसको ख़त्म कर दिया गया और सूबों के पास सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा आ गए पॉलिसी मेकिंग के लिए। इससे पहले तो सिचुएशन जो थी वो वफाक ही मतलब पावर्स उसकी ज़्यादा थी, पावर सेंट्रलाइज्ड थी। असल में देखता हूँ तो पावर मेजरली वफाक के पास ही कंट्रोल थी, सेंट्रलाइज्ड थी। वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगा जिसमें सारे सूबों को यानी शामिल होंगे और जो प्रिंसली स्टेट्स थी या देसी रियासतें थी वो भी होंगी। कुछ देसी रियासतों के राज्यों और नवाबों ने कहा जी कि हमने आपके साथ वफाक में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, हमारी तरफ से पहले ही माजरत है, तो उनको जो है वो छोड़ दिया गया। बाकी जो है वो सब लोग, सब सूबे जो है वो वफाक में शामिल थे और इख्तियारात की तकसीम इस तरह से की गई, बिल्कुल वैसे ही इख्तियारात की तकसीम जैसे हमने 73 के आइन में, मैंने बताया आपको 73 के आइन में शुरू में थी 3 लिस्टें बनाई गई। एक जो लिस्ट थी वो थी वफाकी अमूर की लिस्ट थी जो कि मेजर चीज़ें इनके पास थी, दिफा, करेंसी, पूरे खारजा, रेलवे, ये सारी चीज़ें वफाकी अमूर में शामिल थी। फिर आती है सूबों की लिस्ट, सूबाई अमूर की लिस्ट, उसमें कौन कौन तलीम, सेहत, ज़राअत, ये सारे इस तरह के सब्जेक्ट्स जो थे वो सूबाई अमूर की लिस्ट में शामिल कर दिए गए। एक और लिस्ट फिर शामिल की गई मुश्तरका अमूर की लिस्ट। उसका क्या मतलब है कि जो मुश्तरका अमूर होंगे या बाज़ दफ़ा किसी फैसले के ऊपर थोड़ी सी क्लैश आ जाता है दोनों के बीच में, वफाक और सूबों के बीच में, तो फिर बैठ के डिस्कस करेंगे मुश्तरका तौर पे। लेकिन हमने देखा कि मुश्तरका अमूर की लिस्ट के अंदर जब भी डिसीजन मेकिंग का कानून साजी की बारी आई तो ऊपर अपर हैंड किसका रहा? वफाक का। तो अपेरेंटली फिर वो पावर्स भी आप समझ लेंगे वफाक के पास ही रही। उसके बाद 2 अमली का निज़ाम जो कि हमने देखा कि 1919 में 2 अमली का जो निज़ाम है 1919 में तो ये दोनों लेवल्स के ऊपर था, सूबाई और मरकज़ी दोनों लेवल के ऊपर। लेकिन 35 के एक्ट में उन्होंने उसको सूबाई सतह पर ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, लेकिन सिर्फ मरकज़ी सतह पर रहा। क्या मतलब है इसका? 2 तरह के महकमे होंगे जिनकी एक ट्रांसफरेबल महकमे होंगे और एक नॉन ट्रांसफरेबल महकमे होंगे। और इसमें अजीब बात कह लें या उनकी इसको चालाकी कह लें कि उन्होंने किस तरह से पावर को जो है वो डिवाइड भी किया। दिखने में लग रहा है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर भी रहे हैं, हमें दे भी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर उनकी आप थोड़ी सी इसके अंदर पीछे छुपी हुई वो भी देखेंगे उन्होंने किस तरह से उसको, उनकी अकल कह लें या जिस तरह भी, कि जो मुंतखब किए गए मेंबर्स थे, 2 तरह के मेंबर्स हैं महकमों के अंदर जिनके डिपार्टमेंट्स में, कि नामजद लोग जो उन्होंने खुद नामजद किए हैं और एक वाले जो हमने मुंतखब किए हैं। तो जो मुंतखब लोगों को जो महकमे दिए गए वो थे ट्रांसफरेबल महकमे यानी मुंतकिला महकमे, और जो नॉन मुंतकिला महकमे थे वो दिए गए अपने नामजद लोगों को, यानी उन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ये था 2 अमली का निज़ाम। उसके बाद गवर्नर जनरल के इख्तियारात पे आ जाते हैं। तो गवर्नर जनरल के इख्तियारात काफ़ी हद तक वसी थे, उसको ऑर्डिनेंस लगाने की भी उसके पास इजाज़त थी। वो इसके अलावा गवर्नर जनरल जो थे वो उनकी एक इंतज़ामी काउंसिल भी बनाई गई, एक काबीना भी बनाई गई जो मरकज़ी कानून साज असम्बली की यानी निगरानी करती थी। पहले वो काउंसिल जो है वो उनके लिए हेल्प करेगी, उनको पॉलिसी मेकिंग में उनको एडवाइस करेगी और ये जो भी काम होता है कैबिनेट का वही करेगी। वो काउंसिल जो है उसके लिए गवर्नर जनरल के वही काम करेगी। इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता था, बहुत ही पावरफुल होता था। और इसी अहदे से इंस्पायर्ड थे हम कि जब हमने पाकिस्तान में आ भी गए तो भी हमने गवर्नर जनरल का जो ओहदा है वो वही हर बंदे ने इसीलिए संभालना चाहा, उसको लगता था कि बहुत पावरफुल होता है।
है, गवर्नर जनरल को जो इख्तियार मिले वो इसके हवाले से ना तो मुकन्ना को जवाब दे था, ना इंतजामी काउंसिल में किसी बंदे को जवाब दे था। तो असल में वो ऑल इन ऑल बहुत ही पावरफुल था। और इख्तियारात जो थे वो क्या क्या थे उसके पास, वफाकी जो मालियाती हैसियत थी, यानी जो फाइनेंशियल मैटर्स थे वो भी इसने ही देखने थे, गवर्नर जनरल ने, और उसकी जो इंतजामी काउंसिल थे उसने। उसके अलावा रियासतों के हुक्मरानों के जो प्रोटेक्शन या उनके तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना था, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था, सिविल मुलाज़मतों यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके जो रिलेटेड मामला थे या उनके जो जितने भी लोग हैं, जितने मेंबर्स होंगे उसके, उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ का इसके अंदर इनकी ड्यूटीज़ में शामिल था। और सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट बरसगीर और ब्रिटिश यानी सब कॉन्टिनेंट और ब्रिटिशर्स के बीच में जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उनको सहूलियात फ्राहम करना कि ब्रिटिशर्स सारा रॉ माल लूट के ले जाएं यहाँ से, जैसे वो ले भी गए बहुत कुछ। और मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो क्लास में कि जितनी भी रेलवे का जो निज़ाम है हम पूरा देखते हैं कि उन्होंने जाल बिछाए ट्रेनों के, तो ये हमारी सहूलत के लिए नहीं उन्होंने बिछाए, उन्होंने अपनी जो ट्रैवल फैसिलिटी अपने लिए यानी बेहतर करने के लिए, और अपनी इसके अलावा मालगाड़ियाँ जो हम देखते हैं कि पुराने ज़माने की, कभी आपने रेलगाड़ी गुजरती देखी हो तो देखें जब मालगाड़ियाँ आती हैं तो क्या हालात होते हैं उनके, ये गोरों के ज़माने की, कि उन्होंने अपनी तिजारत को सहूलत पहुँचाने के लिए ये सारे जाल बिछाए। और ये मालगाड़ियों का जो ट्रेंड है ये हम तब से देख रहे हैं कि कोयला, ऑयल और जितना भी जो रॉ मटेरियल है किसी भी सनतकारी के लिए कहीं भी ले जाने लाने के लिए वो ट्रेनों का इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने से ये चला आ रहा है और हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। हमने तो अपना खुद से कोई ऐसी चीज़, आपको पता पाकिस्तान इतना टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो अपने लिए जो है ना वो कुछ इस तरह की नई नई इनोवेशंस करे ना। तो इंडिया ने अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया। आप कभी देखिए उनकी मूवीज़ में या उनकी ओवरऑल की वीलॉग्स या यूट्यूब पे आजकल लोगों को देखें तो बड़ी उनकी ट्रेन बहुत बेहतर हो गई है पहले से, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। खैर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वज़ीर अमूर हिंद। ये वज़ीर अमूर हिंद यानी हिंदुस्तान के अमूर के लिए एक वज़ीर लगाया गया। ये अब की बार पहली बार नहीं, बल्कि जब से इन्होंने हम पे वज़ीर पे कब्जा किया 57 में, 1857 में, तो 58 में जो पहला एक्ट आया ये ओहदा तब से मौजूद था वज़ीर अमूर हिंद वाला। ठीक है, अभी भी ये ओहदा जो है रखा गया, एक वज़ीर होगा जो हिंदुस्तान के अमूर से रिलेटेड डील करेगा। ठीक है, और उसके अंदर उसके मशीर भी रखे गए, और वो मशीर जो हैं वो हमेशा ब्रिटिशर्स ही होंगे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स होंगे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर एज सिविल सर्वेंट 10 साल तक जॉब की होगी, यानी वो हिंदुस्तान के मैटर्स के साथ बखूबी वाकिफ होंगे या फेमिलियर होंगे। उसके बाद आती है जी वफाकी मुकन्ना 2 ईवानी बनाएंगे, 2 हाउसेज बनाएंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, फिर से गवर्नर जनरल ही मुकन्ना का सरबराह बना। तो आपने देखा कि जब पाकिस्तान में बना तो गवर्नर जनरल का होता किसने संभाला, कायदे आज़म ने। तो मुकन्ना के भी सरबराह कौन थे, कायदे आज़म ही थे उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के सरबराह। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसके अंदर 260 अरकान होंगे, वो आपने खुद पढ़ लेना, 5 साल की म्याद रखी गई। उसके अंदर इतने मेंबर जो हैं वो मुंतखब होंगे, इतने नामजद होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है वफाकी असम्बली, कुल अरकान 375 होंगे। इनमें से रियासतों से 125 और सूबों से 250 अरकान लिए जाने का फैसला हुआ। जो रियासतों के मेंबर्स थे उनको रियासतों के वाली या जो राजे नवाब जो भी हुक्मरान थे वो खुद नामजद करते थे। ठीक है, बाकी सूबों के लोग जो थे अवाम उनको मुंतखब करेगी। अदलिया जो है फेडरल कोर्ट के नाम से एक मरकजी अदलिया बनाई गई और एक चीफ जस्टिस और 6 जजों पर वो मुश्तमिल थी। ये अदालत सूबों में कायम हाई कोर्टों के फैसलों के खिलाफ भी अपीलें सुनती थी। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जैसे आप पाकिस्तान में देख लेंगे कि जो फेडरल कोर्ट है इसको आप सुप्रीम कोर्ट सोच लें। ठीक है, और बाकी सारे सूबों में भी एक और इस्लामाबाद में भी एक, टोटल 5 हाई कोर्ट्स है ना पाकिस्तान के अंदर। सारे सूबों में एक हाई कोर्ट है, लाहौर के अंदर पंजाब वाली, और कोयटा के अंदर बलूचिस्तान वाली, पेशावर और कराची में सिंध वाली, 4 उधर, और एक इस्लामाबाद में हाई कोर्ट है, और एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है। ठीक है, वफाकी अदलिया के फैसलों के खिलाफ बरतानवी प्राइवी काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता था। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का भी आपको कोई फैसला ऐसा है जो आपने चैलेंज करना है तो फिर आप ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल के अंदर जाके अपना फैसला चैलेंज कर सकते हैं कि जी हमें ये वाली जो फेडरल कोर्ट है इसका फैसला मंजूर नहीं है। और जी गवर्नर जनरल वफाकी अदलिया से कानूनी मशवरा भी मांग सकता था, अलबत्ता पाबंद नहीं था वो कि वो मशवरे पर अमल करेगा। नए सूबे किस तरह सिंध और उड़ीसा 2 नए सूबे बनाए गए।
उड़ीसा बाहर से जुदा किया गया और सिंध को मुंबई से अलग किया गया। ये वही दोनों डिमांड्स हैं जो कायद-ए-आज़म ने 1929 में 14 निकात के अंदर लिखी थी। तो वो वाली हमारी डिमांड भी पूरी हो गई यहाँ पर। सुबह सिंध का मुतालबा मुसलमान मुसलसल करते आ रहे थे और वो पूछने का ये 35 के एक्ट में पूरा हो गया। सूबाई लेवल में भी एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर होगा जैसे ऊपर मैंने गवर्नर जनरल पढ़ाया, इधर गवर्नर होगा, गवर्नर के पास वही इख्तियारात होंगे, वैसे उसकी इंतजामी काउंसिल होगी, वैसे ही ना तो वो मुकर्ररा को जवाबदेह है, ना ही वो इंतजामी काउंसिल के सामने जवाबदेह है, तो वैसे ही वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है, वैसे ही उसके पास सारे के सारे इख्तियारात मौजूद होंगे सूबाई लेवल के ऊपर। वहाँ गवर्नर जनरल उसका नाम रखा गया है, इसका नाम गवर्नर रखा गया। अभी भी आप देख लें पाकिस्तान के अंदर हमने सदर की पावर्स को भी काफ़ी हद तक कटेल कर दिया है और 18वीं तरमीम में ही हमने गवर्नर की पावर को, जो कि हर सूबे में एक एक गवर्नर मौजूद है 73 के आइन में, उनकी पावर्स को भी कटेल कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो हैसियत सदर को पूरे मुल्क में हासिल है वही हर सूबे में जो एक एक गवर्नर है सूबे में गवर्नर को वो हैसियत हासिल है। सारी सरकारी यूनिवर्सिटियों का चांसलर सूबे का गवर्नर होता है। गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है, गवर्नर एमरजेंसी जारी कर सकता है सूबे के अंदर। तो गवर्नर का ओहदा पहले से तो खैर हमने काफ़ी पावर्स को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल ओहदा है गवर्नर का 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, अलबत्ता 18th अमेंडमेंट जो 2010 में हुई उससे पहले तो बहुत ही पावरफुल था ना। जैसे सदर का आर्टिकल मैंने बताया कि 58 भी बहुत पावरफुल बनाता था। इसके अलावा भी सदर के बहुत सारे इख्तियारात को कटेल किया गया, ऐसे गवर्नर के इख्तियारात को भी कटेल किया गया। उसके अलावा फिर सूबाई लेवल के ऊपर भी काबीना थी, उनके वुज़रा पर जो थी काबीना और वुज़रा पर मुश्तमिल थी। उसके अंदर सूबाई असम्बली के अरकान में से कुछ लिए जाते थे, गवर्नर वुज़रा को नामजद करते थे। अब गवर्नर अगर कहाँ से आया, ब्रिटिश सरकार का बंदा है तो वजीर जितने उसके होने हैं उसने खुद ही नामजद करने हैं वो वजीर, यानी सेहत का वजीर हो, तालीम का वजीर, वो रेलवे का, ज़राअत का वजीर, तो उसने खुद ही नामजद करना है अपने चहेते बंदों को। ठीक है, उसके अलावा सूबाई कानून साज असम्बली, इसके अंदर भी आप देखें कि एक कानून साज असम्बली बनाई गई हर सूबे के अंदर या कवानी। हमने देखा कि उस लेवल के बिल्कुल अभी वाला हमारा स्ट्रक्चर देख लिया 73 वाला के वफाक में 2 अवानी काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरी हमने बड़ी वफाकी असम्बली, 2 हाउसेज थे। अभी सेनेट है और नेशनल असम्बली हमारे पास, उन्होंने भी 2 हाउसेज और सूबे के लेवल पे 1 हाउस। जैसे आप देखिए पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली, सिंध में सिंध असम्बली, KPK असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, हर सूबे के अंदर ये सवानी एक। अब आगे बता रहे थे कि बाहर यूपी, असम, बंगाल, मद्रास और मुंबई में 2 अवानी और पंजाब, सरहद, सिंध और उड़ीसा में 1 अवानी मुगन्ना थी। ये जो बाहर यूपी, असम है, मोस्टली मद्रास और मुंबई, ये सारे वो इलाके जहाँ पर हिंदू अक्सरियत में थे। कह रहा है यहाँ पर 2 अवानी और जो जितने बाकी के बताए हैं सूबे उनमें 1 अवानी मुकन्ना है। जुदागाना इंतखाबात, जुदागाना इंतखाबात वाली रट तो आपने देखा है मुसलमानों ने कब से लगा रखी है। हमें मिल भी गया था 1909 में पहली बार, अब यहाँ पर भी हमें वो मिल गया कि मुसलमानों की इंतखाबात के अंदर नशिस्तें जो होंगी वो मखसूस कर दी जाएंगी, उनमें मुसलमान ही खड़े होंगे, बामुकाबला मुसलमान, वोट भी मुसलमान ही डालेंगे और फिर मुसलमान यूँ आएंगे आगे सूबाई असम्बलियों में बैठेंगे, अपने लिए कानून साजी करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को कह रहा जी कि सूबों के लेवल पे 2 अमली को ख़त्म कर दिया। आपको पता है कि किस तरह से 2 अमली थी वो खुद मुख्तारी को कम कर रही थी कि उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट महकमे अपने नामजद वाले बंदों को दे दिए और उनको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता था। तो फिर वो सारी की सारी पावर तो अपने पास ही रखी ना उन्होंने 1919 की रिफॉर्म्स के अंदर, मोंटेग्यू कैल्सफोर्ड रिफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन 35 के एक्ट में उसने सूबों के लेवल पे ये ख़त्म करके ये दिखाया कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी को बढ़ा दिया, यही सारे के सारे जो पावर्स हैं वो आपको ही दे दी और उसमें ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है। अब इसके अंदर तनकीदी जायजा जो है वो क्या है जी, इसके अंदर कायद-ए-आज़म ने एक्ट के हवाले से मायूसी का इजहार किया क्योंकि कायद-ए-आज़म के ख्याल में माइनॉरिटीज़ के राइट्स को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया था जिस तरह कायद-ए-आज़म ने 14 निकात में डिमांड की थी या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। गांधी, नेहरू और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने भी एक्ट को नापसंद किया। उसकी वजह आप देख लें, मुसलमान कायद-ए-आज़म की 3-4 डिमांड पूरी हो गई, सूबाई मुख्तारी काफ़ी हद तक बढ़ गई, वफाकी निज़ाम है तो वो सूबों को अलग कर दिया, सिंध को मुंबई से और वो उड़ीसा वाला भी। और ये देखिए कायद-ए-आज़म की जुदागाना इंतखाब 4-5 डिमांड्स हमारी पूरी हो गई, इसलिए हमें ये दुख था कि हमारी सारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई और उनको ये दुख था कि कायद-ए-आज़म की इतनी डिमांड्स यानी मुस्लिम लीग की इतनी डिमांड्स क्यों पूरी हो गई, वो भी इससे काफ़ी हद तक नाखुश थे।
पंडित नेहरू ने कहा जी एक्ट गुलामी का एक चार्टर है। मदन मोहन मालवीय ने कहा 35 का एक बाजार जमहूरी लेकिन अंदर से फिर उन्होंने वही बात की है कि ज़ाहिरी तौर पे तो बड़ा जमहूरी दिखा रहे हैं लेकिन वफाक में सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नर जनरल ने या गवर्नर ने सारी पावर तो अपने पास रख ली है, तो ज़ाहिरी तौर पे डेमोक्रेटिक है लेकिन डेमोक्रेटिक है नहीं, ये अंदर से ऐसे के शैलो किस्म का। मरकज में 2 अप्रैल को जारी रखा गया, सूबों में खत्म कर दिया गया। मरकज में फिर से वही मैंने पहले भी बताया कि बड़ा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था 2 अप्रैल वाला, वो कह रहा मरकज में फिर वही स्यापा जारी रहा, वही मसला, वो कॉम्प्लिकेशन, वो पेचीदगी वैसे ही मौजूद रही। गवर्नर जनरल को मरकज में और सूबों में गवर्नरों को हक इस्तेदाद हासिल था, क्या वीटो पावर इसको कहते हैं, वो रिफ्यूज़ कर सकता है किसी भी किस्म की उस कानून साजी के ऊपर जो मुकर्ररा ने बड़ी मेहनत से की हो, और वो वीटो कर सकता था, हक इस्तेदाद कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। इसके अलावा यानी अगर अवामी नुमाइंदे, इसकी एक मिसाल दूँ, अगर अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब होकर आए हैं वो अवाम के लिए कोई कानून साजी करें और गवर्नर चाहे तो उसको वीटो कर दे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस कानून साजी का या अवाम के नुमाइंदों का मुंतखब होकर आने का, समझ रहे हैं, इसलिए इसको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया। उसके बाद रियासतें वफाक भी शामिल ना हुई, कौन सी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स जिसमें नवाब और राज्य हुक्मरान थे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मरकज़ी मुकर्ररा में रियासती नुमाइंदों को नामजद ना किया, यानी उन्होंने मरकज़ में अपने बंदे भी ना भेजे। हालांकि गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में जो के वादी थे रियासतों के, उन्होंने वफाक में पूरी तरह शामिल होने का उन्होंने कहा कि हाँ जी वो हम शामिल होंगे, लेकिन अब यहाँ आके उन्होंने इनकार कर दिया। खैर इस बात को जो भी करेंगे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, बट 35 का एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, जिसके नतीजे में हमने देखा 37 के अंदर फर्स्टली में इलेक्शन कराए गए, मुस्लिम लीग बुरी तरह से हारी, कायद-ए-आज़म को अपने ही मुसलमानों ने जो है वो हार का सामना करवाया, और 37 के अंदर कांग्रेस जो है वो इलेक्शन जीतकर हुकूमत के अंदर आ गई, और सारी वजारतें किसने संभाल ली, कांग्रेस ने। और वो 2 साल मुसलमानों के लिए वो डिसिसिव 2 साल थे कि जिनमें फैसला हो गया कि अब इनके साथ ही रह सकते, क्यों, कांग्रेसी वजारतों ने वो मुजालिम उठाए मुसलमानों के ऊपर कि हर लेवल का उन्होंने कोशिश की, ना सिर्फ उनसे नौकरियां ले ली, उनके साथ उनके रिलीजियस इमोशंस को हिट किया, मस्जिदें बंद कराई, हर तरह से उन्हें जो है वो टॉर्चर किया गया। मुसलमानों ने इन 2 सालों में कायद-ए-आज़म ने और मुस्लिम लीग की क़यादत ने ये सोच लिया कि अब बस, और अल्लाह की करनी ये हुई कि 1939 के अंदर दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हो गया। हिटलर ने मगरबी यूरोप के ऊपर कब्जे करना शुरू कर दिए, अटैक्स करना शुरू कर दिए, और बरतानिया तक भी उसकी फौजें पहुँच गई। अब बरतानिया भी खुद मिलिटरीली, सोशली, इकोनॉमिकली वीक हो रहा था, यहाँ से फौजें भर्ती कर करके लिए जा रहा था, और कांग्रेस के साथ एक टेबल पे उनकी टर्म्स कंडीशंस जो है वो कंपैटिबल नहीं हो पा रही थी। यूँ कांग्रेस ने तंग आके इस्तीफे दे दिए, मुसलमानों ने निजात का दिन मनाया कायद-ए-आज़म की क़यादत में, और फिर से इन्होंने 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर कराई, जिसको बाद में जो कि जहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें एक अलग स्टेट बनानी है, अलग वतन बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। अगली इंशाल्लाह क्लास में हम करारदाद पाकिस्तान पढ़ेंगे।